हेलो पार्टनर्स, आई होप अभी तक की आपकी लर्निंग जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी क्योंकि आपने अभी तक ये सीख लिया है कि प्रॉस्पेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना, कैसे उनको टारगेट करना, लीड्स को कैसे जनरेट करना और उन्हें क्वालिफाई कैसे करना। सो इस चैप्टर में हम समझेंगे कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में। तो इस चैप्टर को मैंने ना 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहले तो कि कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन होता क्या है, नंबर 2 कि इसको क्यों करना चाहिए, नंबर 3 कैसे करना चाहिए। पहले ये समझते हैं कि ये होता क्या है। बहुत हाई फाई वर्ड लग रहा होगा ना, अरे अमन है। आप कस्टमर्स को वो यकीन दिलाते हैं कि आप उनके दुखों को समझते हैं और समझकर एक प्रॉपर सॉल्यूशन देने की काबिलियत रखते हैं। और अब मैं अगर दुखों की बात करूँ ना, तो ये दुख ना दो प्रकार के होते हैं। अब मैं दुख की बात करूँ या प्रॉब्लम्स की बात करूँ, तो अक्सर कस्टमर्स ना 2 तरह के प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। नंबर 1 है जिसको हम एक्सप्लिसिट प्रॉब्लम्स बोलते हैं, नंबर 2 है जिसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट प्रॉब्लम्स। फॉर एन एग्जाम्पल, यार मैंने एक दिन कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया था। मैंने घर जाके मम्मी को ये बोला कि यार आज ना पेट बहुत दर्द कर रहा है। पर ये नहीं बोला कि मैंने बहुत सारी मैगी खाई हुई है आज। ओके, सो एक्सप्लिसिट प्रॉब्लम ये है कि पेट दर्द कर रहा है, बट मेरा इम्प्लिसिट प्रॉब्लम ये है कि मेरा डाइट बहुत खराब है। तो मतलब हमें ना इन दोनों प्रॉब्लम्स को बहुत गहराई से समझना होगा। ओके, सो हमने ये तो समझ लिया कि क्या होता है कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसी चैप्टर के हम सेकेंड पार्ट में आते हैं कि वाई कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन। अगर आप कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो सबसे पहले ये फ़ायदा होता है कि कस्टमर की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, बहुत सिंपलर हो जाती है क्योंकि आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देते हैं कि आपको उनका दर्द समझ में आ गया है। राइट, एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये वो समय है जब आपके कस्टमर्स ज़्यादातर समय आपको देते हैं एंड यू हैव दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप प्रूव कर सके कि यस, यू आर द वन सॉल्यूशन फॉर दैट। तो चलिए अब इस चैप्टर के आखिरी हिस्से पर आते हैं कि कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन करना कैसे चाहिए। सो बेसिकली इस प्रोसेस के 4 स्टेप्स हैं। So number 1 step is presentation, number 2 is implementation process explain करना, number 3 step is next action plan decide करना, and the last but not least references share करना। तो चलिए अब ये समझते हैं कि कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन होना कैसे चाहिए। इस चैप्टर को मैंने ना, इस पार्ट को एक्चुअली मैंने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। उसमें नंबर 1 है प्रेजेंटेशन, नंबर 2 है explaining the implementation process. Number 3 है next step. And last but not the least is sharing the references. अब इसी कंसेप्ट को ना मैं आपको एक मेरे ही रियल लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। एक बार की बात है जब आई वॉज इन अराउंड 8th स्टैंडर्ड तक ऐसा था, मुझे चॉकलेट खाने की बड़ी आदत थी। तो ऐसा होता था कि दिन की 5 से 6 चॉकलेट्स में खा जाते थे। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं 10th स्टैंडर्ड तक पहुंची, 10th-12th की बात है, तो मुझे ना तब तक 2 दांत जो है सड़ गए। अब हुआ ये कि इतना दर्द होने लगा कि मेरी मम्मी मुझे डेंटिस्ट के पास लेके गई। अब डेंटिस्ट ने जो है चेकअप किया पूरा और मुझे समझाया कि आपको ना रूट कैनलिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब उन्होंने जिस फैशन से बोला ना रूट कैनलिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये सुन के ही मैं डर गई कि ये होता क्या है इस रूट कैनलिंग ऑपरेशन में। मैंने इनसे ये पूछा तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया एक आर्टिफिशियल जॉ लेकर कि रूट कैनलिंग में होता है कि आपके जो गम्स है उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको क्राउन बोलते हैं, उसके नीचे का जो हिस्सा होता है उसे कैनल बोलते हैं या फिर रूट्स बोलते हैं। तो ये पूरा ऑपरेशन में रूट कैनलिंग में आपका जो इन्फेक्शन है वो रूट तक जाकर इसे साफ किया जाता है और वो जो एम्प्टी स्पेस होती है इन्फेक्शन को निकालने के बाद उसमें फिलिंग की जाती है। इससे आपका ये होता है कि आपका टीथ की जो लाइफ है वो मेंटेन रहती है। और अगर आपने ये नहीं करवाया
तो इन्फेक्शन बोन्स तक भी जा सकता है, राइट? तो वो जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रही थी, इतना डरावना साउंड कर रहा था, तो उन्होंने ये भी बोला कि अगर ये नहीं किया मैंने, तो आजू-बाजू के दाँत भी खराब हो सकते हैं। मैंने पूछा, इतना सब करने से अच्छा अगर मैं इस दाँत को ही फेंक दूँ तो? उन्होंने बोला, नहीं, नहीं, इससे आपको चबाने की जो एफिशिएंसी है, उसमें बहुत दिक्कत होगी। तो मैंने बोला, अब तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं कि रूट कैनलिंग करवाना ही पड़ेगा। तब मुझे थोड़ा डर लग रहा था, तो मैंने बोला कि ये रूट कैनलिंग करते वक़्त दर्द बहुत होगा क्या? तो डेंटिस्ट फिर बोले कि इसमें आपको जो है एक इंजेक्शन लगाया जाएगा। उस इंजेक्शन को लगाने के बाद आपका पूरा जॉ लाइन है वो सुन्न हो जाएगा और मैं पूरा ऑपरेशन कर दूँगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने बोला, वाह! ठीक है फिर तो, करा लेते हैं। कम से कम मुझे पूरी रात-रात भर जो नींद नहीं आती थी, इतने दर्द के कारण, वो तो मिट जाएगा। मैंने पूछा, इसके बाद क्या मेरा दर्द निकल जाएगा? उन्होंने बोला, दर्द तो निकलेगा लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना होगा। जैसे कि आपको कोई कड़क चीज़ नहीं चबानी है, जैसे अखरोट हो गया, जैसे एप्पल हो गया, उस साइड से आपको कोई हार्ड फूड जो है वो इनटेक नहीं करना है। और कम से कम ऑपरेशन के 2 घंटे तक कुछ भी सॉलिड फूड तो इनटेक करना ही नहीं है। 2 महीने बाद आपको चेकअप कराने आना पड़ेगा, जहाँ मैं चेक करूँगी कि आपका दाँत सही से अभी सेटल डाउन हो गया है कि नहीं। और 9-9 महीने में अगर आपका जो टीथ चेकअप कराना है, वो तो आपको कराना ही चाहिए। तो डॉक्टर मुझे एंड में यही बोले, आप जानते हो मिसेस गुप्ता के बेटे, उसका तो पूरा जॉ लाइन ही खराब हो गया था। उन्होंने समझाया कि उनका अभी जो ऑपरेशन हो गया, जॉ लाइन पूरा जो खराब हो गया था उसके बाद, अभी अभी वो बिलियन डॉलर स्माइल लेके घूम रहा है करके। सो उसकी स्टोरी से मेरे को याद आया कि तो ये पूरी कहानी जो मैं आपको समझा रही हूँ, इसमें आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल जॉ के साथ जो उन्होंने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया कि इस तरीके से रूट कैनलिंग ऑपरेशन किया जाएगा, so this is nothing but the part of demonstration और जिसको मैं बोलूँ प्रेजेंटेशन। सो एक सीआरएम सेल्स कंसल्टेंट जो होता है वो भी एक डॉक्टर का रोल प्ले करता है। वो भी पेशेंट के या कस्टमर्स के जो है पेन पॉइंट्स को, उनके दुखों को समझकर प्रॉपर ट्रीटमेंट देता है। तो हमें क्या करना है? हमें भी यही करना है। तो चलिए कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन के हर स्टेजेस को थोड़ा गहराई में समझते हैं। पहला स्टेज पकड़ते हुए प्रेजेंटेशन। इस टॉपिक को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आप अगर मेरे उसी एग्जांपल को रिलेट करेंगे जब मैं डेंटिस्ट के पास गई थी, तो याद है जैसे ही आर्टिफिशियल जॉ के ऊपर जब डेंटिस्ट ने मुझे समझाया कि किस तरीके से रूट कैनलिंग ऑपरेशन होता है, सो दैट इज नथिंग बट पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, राइट? तो ये प्रेजेंटेशन होना कैसा चाहिए ना, ये थोड़ा समझते हैं। मैं ना आपको इसको मेरे ही रियल लाइफ एग्जांपल से एक एक्सपीरियंस मेरा शेयर करती हूँ। मेरे को कुछ मान लो कि 1 महीना हुआ होगा इस फील्ड में आकर, तो तब मैंने अपने जूनियर कलीग को ये पूछा कि आप लोग जो ये डेमो देते हैं, ये डेमो कैसे करना चाहिए? थोड़ा मुझे आप समझाइए। तो उन्होंने मुझे ना बहुत फैसिनेटिंग वे में बोला कि जस्ट रिमेंबर 50 वर्सेस 3, 50 फीचर्स, 50 स्लाइड्स एंड 50 मिनट्स। तो उन्होंने मुझे समझाया कि हम 50 फीचर्स दिखाते हैं एक साथ और 50 स्लाइड्स रन थ्रू करते हैं, आप 50 मिनट सिर्फ लेते हैं, एक स्लाइड पे 1 मिनट। मैंने बोला साउंड इंटरेस्टिंग। फिर मैंने पूछा कि मतलब अगर मुझे जो फीचर चाहिए या मुझे जो मेरा जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा जो फीचर, तो अगर वो 46 स्लाइड पे है तो मुझे 45 मिनट्स तक वेट करना पड़ेगा। तो ये तो कस्टमर का भी वक्त ज़ाया होगा और सेल्स कंसल्टेंट का भी। इसलिए डेमो इस प्रकार का भी नहीं देना। अब इसको थोड़ा ना एक डेमो के रूप में लेंगे या फिर इसको पूरा वॉक थ्रू के रूप में लेंगे तो काम नहीं बनेगा। इट शुड बी डेमो, इट शुड नॉट बी अ वॉक थ्रू ऑफ द प्रोडक्ट टू। ओके, सो जब हम डेमो स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट होते ही हमें जो कस्टमर के चैलेंजेस जो हमने समझ लिए उसको थोड़ा दोहराएंगे, रीआइटरेट करेंगे। और फिर उस वक्त हम ये पूछेंगे कि अगर मैं आपको कुछ ऐसा दे दूँ तो क्या आपका पर्पस सॉल्व होगा?
हाँ बोलते ही हम उसको स्क्रीन पे दिखाएंगे कि इस तरीके से ये चीज़ सॉल्व होगी। सो डेमो शुड बी कंप्लीट स्टोरी टेलिंग वे कि कैसे उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और उन्हीं के जो सेल्स पर्सन या सर्विस पर्सन कैसे इनको यूज़ करेंगे वो उनको पूरा विजुअलाइज करवाना है हमारे प्रोडक्ट के। तो बीच में कई बार ऐसा भी हो, कस्टमर्स ये बोलेंगे कि मुझे ना कुछ ऐसा फीचर चाहिए, अरे कुछ एआई का टूल चाहिए, अरे कुछ ये नया हो जाए करके। ओके, सो ये फीचर्स ना बड़े फैसिनेटिंग साउंड करते हैं, लेकिन जब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखा जाए ना तो इंटरेस्टिंग होगा। मतलब अगर कस्टमर नया फीचर मांगता है तो हमें गहराई तक जाके पूछ उनका जो इम्प्लिसिट प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना चाहते हैं उसको समझना होगा। थोड़ा मैं उदाहरण के तौर पे इसको सिंप्लीफाई वे में समझाती हूँ। मान लो कस्टमर ने मांगा कि मुझे ना लाइव ट्रैकिंग चाहिए, मेरे सेल्स पर्सन कौन सी गली में जाते हैं, कैसे जाते हैं, वो पूरा मुझे लाइव एक मैप पे दिखाई देना चाहिए। मैंने पूछा वाह बहुत बढ़िया, अगर ये काम हो जाता है तो हम काफ़ी सेल्स पर्सन जो अपना टाइम वक्त वक्त जाया करते हैं उनसे हम रिपोर्टिंग ले सकते हैं डिटेल में। फिर मैंने उनसे डिटेल में ये पूछा कि ये लाइव ट्रैकिंग जो हम सेल्स पर्सन का चेक करने वाले हैं, क्या आपके एंड पे कोई होगा कि जो आपके सेल्स पर्सन को लाइव ट्रैकिंग करता हुआ देखता रहेगा हमेशा? उनका रोल क्या पूरा सिर्फ लाइव ट्रैकिंग करना ही होगा? तो वो सोच में पड़ गए कस्टमर कि हाँ बराबर तो है कि कौन पूरा दिन बैठे रहकर उनकी लाइव ट्रैकिंग देगा। तो मैंने उनको ये समझाया कि क्यों ना मैं आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन दूँ जहाँ पे आपकी सेल्स पर्सन जैसे ही मीटिंग स्पॉट पे विजिट करते हैं तो चेकिंग बटन पे क्लिक करेंगे, चेकिंग बटन पे क्लिक करके मेरे सीआरएम में ऑटोमेटिक एक्टिविटी बनेगी जहाँ पे उनका डेट एंड टाइम ऑफ द विजिट और गूगल लोकेशन पे कैप्चर हो जाएगा। वैसे ही मीटिंग कंप्लीट होते ही वो चेकआउट बटन पे क्लिक करेंगे ताकि वहाँ पे वो कुछ मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हो गया, कस्टमर का सिग्नेचर लेना है, वो कैप्चर करके वो अटैचमेंट के रूप में उस पर्टिकुलर लीड या टिकट के नीचे डाल देंगे। ओके, एंड चेकआउट करते ही अगेन उनका डेट एंड टाइम गूगल लोकेशन कैप्चर होगा। सो मेरा सीआरएम आपको ये रिपोर्टिंग दे देगा कि एक सेल्स पर्सन एक दिन में कितने विजिट्स कर पाता है और उन पर्टिकुलर विजिट्स के क्या आउटकम निकलते हैं, और एक मिनट एक मीटिंग में कितना समय हमने इन्वेस्ट किया। तो क्या आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा? उन्होंने बोला वाह बढ़िया, यही तो मुझे चाहिए करके। सो हमने रेलेवेंट फीचर्स उनको दिखा दिए। ओके, सो दिस इज हाउ डेमो गोज लाइक। तो आपको क्या करना है? सो आपको खुद को कस्टमर की शूज़ के अंदर डालकर डेमो देना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स जार्गन्स या एकदम हाई-फाई टर्म्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डेमो जितना सरल लैंग्वेज में जितना सिंप्लिसिटी से आप डिलीवर करेंगे, उतना ही कस्टमर को ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा। तो एक टू वे कम्युनिकेशन बनाए रखना चाहिए, एक प्रॉपर इंटरैक्शन होनी चाहिए सारे पूरे डेमो में। तो एट द एंड आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फोकस करना है सॉल्यूशन पे, बेचने पर नहीं। ओके, और अंत में ये एक फीलिंग आ जानी चाहिए कस्टमर के माइंड में, फोमो की। अब फोमो क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर मैंने ये सॉल्यूशन मिस कर दिया तो मेरे चैलेंजेस और कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा। अगर ये फीलिंग आ गई तो प्रॉपरली आपकी वैल्यू डिलीवर हुई है, आपके सॉल्यूशंस की वैल्यू डिलीवर हुई है। ओके, सो दिस इज हाउ अ डेमो शुड बी। तो चलिए इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के सेकेंड चैप्टर पे आते हैं, विच टॉक्स अबाउट इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑडिट प्रोसेस। अब अगर आप उसी स्टोरी से रिलेट करेंगे, जब डेंटिस्ट ने मुझे ये इंस्ट्रक्ट किया कि इम्प्लीमेंटेशन जब जब ऑपरेशन होगा, जब इस कंप्लीट ऑपरेशन का इम्प्लीमेंटेशन होगा, उस वक्त आपको एक इंजेक्शन लगाया जाएगा और आपका पूरा जॉ लाइन जो है वो सुन हो जाएगा, जिसके कारण आपको बिल्कुल भी दर्द फील नहीं होगा। तो तब डॉक्टर ने क्या किया, इसको अपने पूरे डेमोन्स्ट्रेशन को कैसे वो इम्प्लीमेंट करेंगी, क्या प्रिकॉशंस लेगी, वो सारे डिटेल में वो समझाए। तो वही कुछ होता है हमारे सेल्स प्रोसेस में भी। सो जब हम कस्टमर को ये यकीन दिलाते हैं कि इस तरीके से हम आपको ट्रेनिंग देंगे, इस तरीके से हम आपको सिखाएंगे कि कैसे इस सीआरएम को यूज़ करना, देन दे विल रियलाइज़ कि इस तरीके से आप जो है इम्प्लीमेंट करेंगे और उनका जो ट्रस्ट है वो आप गेन कर पाएंगे। तो आपको सीआरएम के इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में करना कैसे, वो थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सो इसमें होगा ये कि 2 रोल होंगे और इसमें 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी। एक जो होता है आपका रोल और दूसरा जो रोल होगा वो आपके क्लाइंट का रोल।
आपका रोल ये है कि आपके एंड से आपको एक सीआरएम एक्सपर्ट अपॉइंट करना है, जिसको काफ़ी एक्सपीरियंस होगा सीआरएम को इम्प्लीमेंट करने का, और क्लाइंट के एंड से एक सीआरएम एडमिन अपॉइंट होगा। अभी एडमिन किस तरीके का होगा, वो ऐसा चाहिए हमें कि एक लीडर टाइप का रोल प्ले करे, जो वो कहे और टीम पूरा सब फॉलो करे, राइट? सो इस तरीके का एक हमें सीआरएम एडमिन चाहिए होगा। नाउ दीज बोथ विल इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड गेट द सीआरएम इम्प्लीमेंटेड। अब इसमें ना दोनों पार्टी का इक्वल एफर्ट्स और इन्वॉल्वमेंट लगेगा, एंड बोथ द टीम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो अभी आपके जो एक्सपर्ट है वो क्या करेगा, डिटेल में वॉक थ्रू सेशन अरेंज करेगा, जहाँ पे सीआरएम एडमिन को आपके प्रोडक्ट की क्या कैपेबिलिटीज है वो भी समझेंगी। साथ में अगर ये डिफॉल्ट सीआरएम अगर आप कस्टमर को दे देंगे तो कस्टमर को यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस सीआरएम को आपको पर्सनलाइज करना पड़ेगा, उनसे ये डेटा लेकर कि उनको किस तरीके के वर्कफ्लोज चाहिए, किस तरीके का फील्ड्स चाहिए हर फॉर्म पे, किस तरीके के उनको कॉन्फ़िगरेशन करके देने पड़ेंगे। सो दैट विल बी योर रोल ओवर हियर। कस्टमर का मेजर रोल ये रहेगा कि वो आपको पूरा डेटा जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो यूजर क्रिएट करना, यूजर के जो विजिबिलिटी राइट्स है उसको डिफाइन करना, वो सब आपके रोल में आएंगे। क्लाइंट के एंड से आपको जो है सारी डिटेल्स ले लेनी चाहिए कि कौन सा डेटा कौन से रोल के पर्सन को दिखना चाहिए। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, सेल्स पर्सन को सर्विस पर्सन का डेटा नहीं दिखना चाहिए, सर्विस पर्सन को सेल्स पर्सन का डेटा नहीं दिखना चाहिए। तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको स्टूडियो से करने होंगे। सो दिस विल बी योर रोल। ओके, अब जितने टेम्पलेट्स है, जितना डेटा उनका एग्जिस्टिंग डेटा इंपोर्ट कराना है, तो आपको उनको एक स्पेसिफिक टेम्पलेट देना पड़ेगा, जिसमें वो डेटा जो है आपको अरेंज करके देंगे और आपको उन्हें इंपोर्ट करने में यहाँ पे मदद करनी होगी। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क आउट। अब मेजर पॉइंट ये आता है कि क्लाइंट सपोर्ट आपसे कैसे गेन करेगा। सो सपोर्ट गेन करने के लिए इस प्रोसेस में क्लाइंट जो है आपको ईमेल भी कर सकता है, तो आपको एक टर्नओवर टाइम उनको स्पेसिफाई कर देना पड़ेगा कि अगर ईमेल होगा तो इतने पीरियड में आप उनको रिवर्ट देंगे, मैक्स टू मैक्स और मिनिमम टू मिनिमम कितना पीरियड लगेगा। ओके, कस्टमर जो है इनहैप आपका जो सीआरएम का इनहैप सपोर्ट है वो भी एक्सेस कर सकते हैं, और वो अभी कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए वो 9:30 टू 6:30 में भी अगर आप टाइम रख दीजिए, सपोर्ट के लिए डायरेक्टली आप कॉल्स भी कर सकते हैं। अब इसी प्रोसेस में एक मेजर हिस्सा ये भी आता है, एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जाता है, कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आपके कंपनी के की स्टेक होल्डर्स रहेंगे जो इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उनकी कंपनी से जितने भी यूजर्स हैं सीआरएम के लिए वो भी रहेंगे, सो दैट कुछ क्वेरी आती है तो डायरेक्टली वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकें। ओके, सो क्लाइंट के लिए आपने जो सपोर्ट लेने के सारे मीडियम्स है वो ऊपर रखने हैं। ओके, सो दिस इज हाउ इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस वर्क्स। अब हमारी जो यूएसपी है वो यही होनी चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस आप उनको बेस्ट वे में करके दें, बिकॉज देखा जाए तो सीआरएम तो सबका सेम ही होता है, बट व्हाट डिफर्स इज आप क्लाइंट को कैसे ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनके यूजर्स जो है इसको ऑप्टिममली यूटिलाइज कर सके। सो दैट इज हाउ द कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस वर्क्स। ओके, सो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के बाद एक और प्रोसेस आता है विच इज कॉल्ड एज सीआरएम ऑडिट। अभी सीआरएम ऑडिट कुछ ऐसा होता है जैसे कि आपके से टाइम टू टाइम जो है 9 मंथली और 6 मंथली आपको एक हेल्थ चेकअप करने जाना पड़ता है, राइट? सो उसी तरीके से सीआरएम का भी आपके यूजेज का भी चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ कुछ हम ना 3 स्टेजेस में करते हैं। पहले स्टेज में जो हम है सिर्फ आपके यूजेज चेक करते हैं, जैसे कि आप टास्क एंट्रीज कर रहे हैं कि नहीं, क्या आप अपने कॉल लॉग्स कर रहे हैं कि नहीं, क्या आपके हर एक्टिविटीज यहाँ पे ट्रैक हो रही है कि नहीं, विच प्रूव्स कि आप सीआरएम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं। अब सेकेंड स्टेज में जो कि कुछ थोड़े इंटरवल के बाद होता है, इसमें हम डीक्यूएम चेक करते हैं, विच इज कॉल्ड एज डेटा क्वालिटी मैनेजमेंट। अब कई बार ये होता है कि सेल्स पर्सन इंक्वायरी को डेड तो मार्क कर देता है, मे बी मान लो, लेकिन उस वक्त लॉस्ट का रीजन ही एंटर करना भूल जाता है, तो आगे चल के आप इसका कुछ एनालिसिस ही नहीं कर पाएंगे। या फिर मान लो कि फ़ोन नंबर एंटर किया, लेकिन इसकी सेम फ़ोन नंबर की एक और एंट्री सीआरएम में ऑलरेडी की हुई थी जिसको आपने चेक ही नहीं किया। ओके, सो डेटा जो है ये आपका असेट है, अगर इसी को प्रॉपरली एंट्री नहीं की जाएगी सीआरएम में तो आप इसका सीआरएम को ऑप्टिममली यूटिलाइज नहीं कर सकते। So we guide you for this particular step. After that, a certain duration of time again we do the process quality management,
जिसमें हम ये चेक करते हैं कि आप प्रॉपर्ली फ़ॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं? क्या आपके बहुत सारे ओवरड्यूज़ तो नहीं रह जा रहे? क्या वो सारे ओवरड्यूज़ में जाते-जाते बकेट आपका फुल होता जा रहा है? ओके? क्या आपकी जो डेटा है मान लो कि किसी कम आपकी कंपनी में से आपके सेल्स पर्सन ने लेफ्ट कर दिया, तो क्या वो एक्जिस्टिंग डेटा है किसी ना किसी पर्सन को एलोकेट हुआ है कि नहीं? सो इस तरीके के जो प्रोसेस होते हैं जो आप सीआरएम में मैनेज करते हैं, इफ यू आर डूइंग इट प्रॉपर्ली, if you're not, then we help you out to optimally utilize the CRM and प्रोसेस मैनेज करने में हम आपको मदद करते हैं। तो ये कुछ 3 स्टेजेस है जिसमें आप हम आपको सीआरएम ऑडिट में मदद करते हैं। तो चलिए अब कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन के लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप पे आते हैं, जो कि है रेफरेंसेस शेयर करना। सो इस स्टेप में आप क्या करते हैं कि कस्टमर के स्टेट से बिलोंग करते हो या फिर सिटी से बिलोंग करते हो और उन्हीं के इंडस्ट्री से बिलोंग करते हुए कुछ ऐसे कस्टमर्स के नेम्स या कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर कर देते हैं ताकि कस्टमर्स उनसे फीडबैक ले सके। उनको क्या चैलेंजेस फेस हुए थे सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, ये पूछ कर वो खुद भी जो है खुद को अवेयर कर सके। और उसके साथ साथ अगर कस्टमर चाहे तो उन रेफरेंसेस के प्लेस पे जाके विजिट भी कर सकते हैं। So this is a live proof that you are having the best capability to solve the challenges of your customers. Okay. तो चलिए इस पूरे चैप्टर को समराइज करते हैं। कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन में हमने 3 कोर चीज़ें सीखी है कि व्हाट इज कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन, why it has to be done and how it has to be done। तो ये 3 क्वेश्चन का आपका आंसर मिला होगा। अब हाउ की बात करूँ तो इसके हमने बेसिकली 4 स्टेजेस जो है वो समझे कि सबसे पहला स्टेज है डेमो देना, सेकंड है इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करना, थर्ड होता है कि नेक्स्ट एक्शन प्लान और का कंक्लूजन करना, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रेफरेंसेस को शेयर करना। So that was all about this topic, capability demonstration.